अच्छा, लास्ट टाइम जो है हमने अपना जो फेज़ कंप्लीट किया था वो हमने कंप्लीट किया था सेगमेंटेशन के बाद टारगेटिंग वाला। अब टारगेटिंग के साथ ये तीन चीज़ें हैं जो आपस में इंटरलिंक है। सेगमेंटेशन, उसके बाद किस सेगमेंट को टारगेट करना है, और उसके बाद की जो टारगेटेड सेगमेंट है उसके अंदर हमने अपने ब्रांड को, अपने जो प्रोडक्ट्स को पोजीशन कैसे करना है, पोजीशनिंग के हवाले से। पोजीशनिंग और डिफरेंशिएशन, इन दोनों को वो कहते हैं ना, वो चोली दामन का साथ है। ये दोनों चीज़ें आपस में साथ साथ होना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंशिएशन के बगैर आपकी जो पोजीशनिंग है, पोजीशनिंग आपकी इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी आपकी। अब डिफरेंशिएशन की पहले जब बात करें कि डिफरेंशिएशन क्या होती है, मैं पहले इनको एक्सप्लेन डिफाइन करता हूँ। उसके बाद जो है ना बाद में हम इनका जो कनेक्शन देखेंगे, हम लोग इनका कनेक्शन क्या है। Differentiation is how the market mix or offer is designed to be distinct and better than what is available from a competitor। कि डिफ्रेंसिएशन ये है कि जी आपका जो मार्केटिंग मिक्स है, मार्केटिंग मिक्स में आपके पूरे के पूरे 7 पीस आ जाते हैं। वो किस तरीके से आपके कंपेटिटर्स से डिफरेंट भी हैं, और खाली डिफरेंट नहीं है, उससे बेहतर भी हैं। क्योंकि जो डिफरेंट तो आपके हो सकते हैं, उस मद में भी उसकी आपकी क्वालिटी कम भी तो हो सकती है, फिर भी तो डिफरेंट ही होगा। खाली डिफरेंट नहीं लेना आपने आपने अपने ब्रांड को बाकी से बेहतर भी करना है। इट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन जो है ये किसी भी मार्केटर के लिए या मार्केट बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा गोल है कि उसने अपने ब्रांड को डिफरेंशिएट करना बाकी एज ऑफ देयर कंपेटिटर्स। अच्छा, और डिफरेंशिएट क्यों करना है? क्योंकि वो डिस्टिंक्ट पोजीशनिंग चाहता है। पोजीशनिंग इज डिस्टिंक्ट, मीनिंगफुल एंड वैल्यूड प्लेस that a brand occupies or seek to occupy in the mind of their customers and competitors and other manufacturers। पोजिशनिंग क्या है कि एक मुनफरिद लेकिन एक मीनिंगफुल और एक वैल्यूड प्लेस, यानी कस्टमर के माइंड में आपके ब्रांड के बारे में जो भी कमर्शियल वैल्यू या कमर्शियल इमेज है ना आपके ब्रांड का, एज कम्पेयर टू योर कंपेटिटर्स या एज कम्पेयर टू योर अदर सप्लायर्स, तो उस इमेज को हम लोग जो है पोजीशनिंग करते हैं। और पोजीशनिंग जो है किसी भी ब्रांड के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ब्रांड की पोजीशनिंग नहीं है अच्छी, या पोजीशनिंग के ऊपर वो काम नहीं करते, तो जितनी मर्जी अच्छी प्रोडक्ट बना लें वो, और लेकिन अपनी पोजीशनिंग पर अगर काम नहीं किया उन्होंने, तो उनके जो एफर्ट्स हैं वो सारी की सारी ज़ाया होने का खदशा जो है वो बरकरार रहता है। अब जो है इसके बाद पोजीशनिंग बिगन्स विद डिफरेंशिएटिंग अ फर्म्स मार्केटिंग ऑफर। जब पहले बात कर रहा था, जब पोजीशनिंग जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो पोजीशनिंग आपकी स्टार्ट होती है अपनी जो उसकी अपने ऑफर्स जो है, अपनी ऑफर्स को, अपने मार्केटिंग मिक्स को डिफरेंशिएट करते हैं अपने कंपेटिटर से, फिर आपकी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी आपकी वहाँ से स्टार्ट होती है। अब जितना आप खुद को बाकियों से डिफरेंशिएट करेंगे, उतना आपके पास एक चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप लोग अपना कंपैरेटिव एडवांटेज बना सकते हैं। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है? कंपैरेटिव एडवांटेज इज एन एडवांटेज ओवर कंपेटिटर्स गेन बाय ऑफरिंग कंज्यूमर ग्रेटर वैल्यू आइदर थ्रू लोअर प्राइस और प्रोवाइडिंग मोर बेनिफिट दैट जस्टिफाई हायर प्राइसेस। कंपैरेटिव एडवांटेज ये होता है कि जी आपके पास एक ऐसा एडवांटेज, ऐसा बेनिफिट ओवर योर कंपेटिटर्स, अपने कंपेटिटर की कंपैरिजन में आपके पास ऐसी कोई वो कह लें गिदड़ सिंह की आपके हाथ में होती है कि आप कस्टमर को ज़्यादा राज़ी रख सकते हैं। इस फैक्टर को बोलते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। तो हम अपने उसको कस्टमर्स को ज़्यादा राज़ी कैसे रख सकते हैं? हम लोग उनको रख सकते हैं थ्रू लोअर प्राइस और थ्रू प्रोवाइडिंग ग्रेटर क्वालिटी और बाय प्रोवाइडिंग मल्टीपल बेनिफिट्स। ठीक है, इस सारे के सारे जो फिनोमिना है इसको हम लोग बोलते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज। और कंपेटिटिव एडवांटेज जो है ये एक की रोल रखते हैं आपकी ब्रांड की पोजीशनिंग को बनाने के अंदर। जिस ब्रांड के पास उसका कोई कंपैरेटिव या कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है, तो उसके लिए जो है अपने ब्रांड की पोजीशनिंग को स्ट्रॉन्ग करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। Differentiation and positioning, identifying a set of possible competitive advantage to build up position। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है कि जी आपने देखना है कि आपके पास कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके लिए कंपेटिटिव एडवांटेज का सोर्स हो सकते हैं। उसके बाद है चूजिंग द राइट कंपेटिटिव एडवांटेज।
कि आपने देखना है कि आपके पास कौन सा ऐसा कंपैरेटिव एडवांटेज है जिसको जो आपकी ब्रांड के साथ आपकी ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ ज़्यादा रिलेट करता है, या किस कंपैरेटिव एडवांटेज को हमें प्रमोट करना चाहिए, किस कंपैरेटिव एडवांटेज को प्रमोट करने की ज़रूरत हमें नहीं है। उसके बाद एक ओवरऑल जो है पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी हम लोग वो फॉर्मुलेट करते हैं। अच्छा, अब किसी एक ब्रांड के लिए कौन कौन से कंपैरेटिव एडवांटेज हो सकते हैं? अब किसी एक ब्रांड के लिए जो कंपैरेटिव एडवांटेज हैं वो हो सकते हैं, उसमें उसकी प्राइस हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है, उसकी लोकेशन हो सकती है, लोकेशन के साथ साथ जो है उसका जो है स्टाफ हो सकता है, उसकी जो एडवर्टीजमेंट की स्ट्रेटजीज हैं वो हो सकती हैं, उनका जो रॉ मटेरियल है वो चीज़ हो सकती है, उनकी जो प्रोसेसेस है, जो मार्केटिंग मिक्स का ऐसा है, यही 7 P's में से कोई भी चीज़ कहीं पे भी फॉलो करती है, वो सारे के सारे आपके लिए कंपैरेटिव एडवांटेज हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें आपने ये भी देखा है, जो जो भी आपके कंपैरेटिव एडवांटेज हैं, क्या हमें सारे कंपैरेटिव एडवांटेज कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है? अगर तो हाँ, अगर तो है उसकी ज़रूरत, तो फिर ये थोड़ा सा ना आमतौर पे अब नॉर्मल सिचुएशन आ जाती है कि आप लोग अपने जितने भी कंपैरेटिव एडवांटेज हैं सबको आप लोग कम्युनिकेट करें। पहली बात तो इतने सारे कंपैरेटिव एडवांटेज आमतौर पे होते नहीं हैं, फिर भी अगर इतने हो तो हमने वो देखना है कि ऐसे कंपैरेटिव एडवांटेज जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, जो कि नया कस्टमर हमारे लिए लेके आएंगे और पुराने कस्टमर को रिटेन करेंगे। इस कंपैरेटिव एडवांटेज को सिर्फ प्रमोट करना है। ऐसे कंपैरेटिव एडवांटेज जिनका कोई फ़ायदा ना हो, ऐसे कंपैरेटिव एडवांटेज को प्रमोट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अब मेरा एक रेस्टोरेंट है, मेरे रेस्टोरेंट में काफ़ी सारे जो है ना वो खाना अच्छा है वगैरह वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक ऐसा कंपैरेटिव एडवांटेज भी है अलॉन्ग विद अदर कंपैरेटिव एडवांटेज कि जिसका फ़ायदा ना कस्टमर को बताने का फ़ायदा कोई ना हो। जैसे अब बाकी जितने भी होटल हैं उन्होंने अपने होटलों की छत के ऊपर पानी के सिर्फ तीन तीन टैंकियाँ तीन टैंक्स रखे हुए हैं, ये कह लें कि जी वो 100 गैलन कैपेसिटी जो है ना उन्होंने अपने पास रखी हुई है पानी की। अब मैंने जो 100 गैलन की बजाय मैंने 300 गैलन की कैपेसिटी रखी हुई है। अब देखिए बाहर तो ये नज़र आता है कि जी मैंने पानी की इतनी कैपेसिटी मेरे पास रखी हुई है मेरे होटल में जितनी बाकी के पास नहीं है। एक कंपैरेटिव एडवांटेज ज़रूर है, लेकिन इस कंपैरेटिव एडवांटेज का मुझे कम्युनिकेट करने का फ़ायदा क्यों नहीं है? कोई नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जी जो लोग 100 गैलन जिनके पास कैपेसिटी है, उनका भी काम चल रहा है। कस्टमर कस्टमर को तो इवन कस्टमर इससे कंसर्न नहीं है कि आपके पास कितने गैलन पानी की कैपेसिटी है। तो इस तरह का जो कंपैरेटिव एडवांटेज है उसको कम्युनिकेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद सिलेक्टिंग एन ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी कि आप जितने भी आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज होते हैं उनमें से जिन जिन को भी आपने कम्युनिकेट करना है कस्टमर को, या जिनको आप जिनकी बेस पे आपने अपने ब्रांड को प्रमोट करना है, उस सबको एज ए होल जब डिस्कस करेंगे तो आपकी ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी आपकी बढ़ जाएगी। ओके, आइडेंटिफाइंग सेट ऑफ पॉसिबल कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो अब वही बता रहे हैं कि पॉसिबल कंपैरेटिव एडवांटेज कौन कौन से हो सकते हैं। ओवरऑल आपकी प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन, आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकती है बाकियों से, सर्विस डिफरेंट हो सकती है बाकियों से, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका डिफरेंट हो सकता है, आपका पीपल इमेज। ठीक है, ये 4-5 लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हो सकते हैं। आपकी जो है ना आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, इसके अलावा जो है ना आपकी और भी इसमें आ सकती हैं चीज़ें, लेकिन चले हम इनको वन बाय वन इन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन में आपकी आ जाते हैं प्रोडक्ट के फीचर्स आ जाते हैं, प्रोडक्ट की पैकेजिंग आ जाती है, प्रोडक्ट जो चीज़ आप बेच रहे हैं उसके फीचर्स आ गए, उसकी जो है वो आ गई पैकेजिंग आ गई, उसके बाद उसकी जो परफॉर्मेंस आ गई, प्रोडक्ट की क्वालिटी आ गई, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन में आ जाती हैं। अब जैसे मोबाइल फ़ोन सेल कर रहे हैं जी, मोबाइल फ़ोन सेल हो रहे हैं, मोबाइल फ़ोन सेल हो रहे हैं। अब जो आईफोन है उसकी जो डिफ्रेंसिएशन है, उसने खुद को जो बाकी से डिफरेंट किया हुआ प्रोडक्ट की बेस पर अगर बात करें तो उसमें सबसे बड़ा जो उनका है वो उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS को कंपैरेटिवली हैक करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड को हैक करना कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी है और iOS को हैक करना कंपैरेटिवली मुश्किल है। ठीक है, अब इस बेस में अब देखिए प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट है, एप्पल की प्रोडक्ट जो है बाकी जो कंपेटिटर्स है, चाहे Huawei है, सैमसंग है, चाहे दूसरे हैं Xiaomi है, जितने भी हैं उनसे वो डिफरेंट है। इसके बाद आ जाती है सर्विस डिफ्रेंशिएशन। सर्विस डिफ्रेंशिएशन में आ जाता है कि जी आप जो भी प्रोडक्ट बेचने हैं उसके मुतल्लिका जितनी भी सर्विसेज हैं, आप उस सर्विसेज की बेस पर भी खुद को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे अब
बाकी जो मोबाइल फ़ोन की कंपनीज़ हैं, मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ, तो बाकी मोबाइल फ़ोन की कंपनीज़ हैं वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन की जो वारंटी देती थी 1 साल की। एक नया ब्रांड आता है, कहते जी हम वारंटी देंगे इसकी जो 2 साल की दे देंगे। अब ये एक आफ्टर सेल सर्विस है, ये वाली वारंटी और गारंटी का जो मामला आता है, ये आफ्टर सेल सर्विसेज में आता है। एग्जिस्टिंग ब्रांड जो है वो 1 साल की जो है वारंटी या गारंटी दे रहे हैं, और आप जो है वो 2 साल की गारंटी या वारंटी दे रहे हैं। तो इस तरह की जो डिफरेंशिएशन है उसको बोलते हैं सर्विस डिफरेंशिएशन। ओके, इसके बाद जो है कि जी आप एसी परचेज करते हैं, एसी का कई ब्रांड है आपके पास ग्री है, हायर है, ओरिएंट है, आपके पास सैमसंग के भी एसी है, डिफरेंट आपके काफ़ी सारे ब्रांड है आपके पास कि वो एसी सेल करते हैं। अब बाकी जो कहते हैं जी आए हमसे एसी परचेज करें, आप लोग ले जाएं। अब उनकी प्रोडक्ट की फ्यूचर हो सकता है उनके की बेस पे वो काम कर रहे हैं। कोई कहते हैं जी हमारा डीसी इन्वर्टर है, कोई कहता है जी हमारा जो वो ऑटो क्लीनिंग है, कोई कहता है जी हमारा यूपीएस पे भी चल जाता है। जी प्रोडक्ट की बेस पे खुद को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। लेकिन सर्विस की बेस पे बात करें तो एक कोई भी ब्रांड कहता है जी हम लोग आपको एसी इंस्टॉल भी फ्री करके देंगे। अब ये क्या किया उन्होंने, अपनी सर्विस की बेस पे उन्होंने अपने जो ब्रांड है उसको किया, अपने ब्रांड को डिफरेंशिएट किया बाकियों से। उसके बाद आ जाता है चैनल्स। चैनल बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी आ जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ साथ आपके जो प्रमोशनल चैनल्स हैं वो भी आ जाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे किन किन जराए से करते हैं, और उसके साथ साथ आप जो है अपने जो प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस किस जराए से करते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है आपके पास जो हमारे पास जी ऑनलाइन भी हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, हम लोग थ्रू रिटेलर भी कर रहे हैं, हमारे अपने भी आउटलेट्स हैं। अब देखें, अब ये जो अगर तीनों ऑप्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इससे जो हमारी रीच है कस्टमर तक, हमारी कस्टमर तक रीच जो है वो मैक्सिमम होगी इससे, क्योंकि हमने कोई भी कोना छोड़ा नहीं है, हम तीनों तरीके से कर रहे हैं। और एक दूसरा ब्रांड है वो सिर्फ ऑनलाइन सेल कर रहा है, या वो सिर्फ जो है वो सेल कर रहा है उसके ज़रिए रिटेलर के जरिए सेल कर रहा है, या सिर्फ अपने आउटलेट के जरिए सेल कर रहा है, तो उसका जो कस्टमर की रीच है वो कंपैरेटिवली कम होगी उस ब्रांड से जो कि तीनों जराए यूज़ कर रहे हैं। आप लोग इंटरनेट पे देखते होंगे डिफरेंट किस्म के लोग हैं जो ऑनलाइन चीज़ों को सेल करते हैं। एक है एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर है, मैं वो विजिट करता रहता हूँ। अब उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो वहाँ पे अपलोड की होती है, तो वहाँ पे नीचे कई लोग पूछ रहे होते हैं कि जी आपके आउटलेट क्या, हमने आउटलेट विजिट करनी है। इस तरह एक और है जो है ना ब्रांड है, वो ब्रांड तो नहीं एक्चुअली, वो बंदा करता है कि वो जितने भी आपको पता हो शायद आपने सुना, कंटेनर वाला सामान होता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज से कंटेनर्स में जो लोग अपना सामान छोड़ जाते हैं अपना, लोग उनकी जो इस्तेमाल की चीज़ें, उनके कपड़े हो सकते हैं, उनकी जो है ना बर्तन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों में जो है ना वो कुछ अर्से बाद चीज़ें नहीं लेते, तो पुरानी चीज़ें वो वहाँ पे कंटेनर्स वहाँ पे रखे होते हैं बिजनेसमैन ने, वहाँ में कंटेनर्स में फेंक देते हैं, और कंटेनर्स जो है बाद में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आते हैं, और उनको वहाँ पे लोग परचेज करते हैं अच्छी क्वालिटी का समझ के। अच्छा, वो जो बंदा वो कंटेनर्स का सामान जो है वो सेल करता है पाकिस्तान में, उस वो चीज़ें डिस्प्ले करता है कि मैं इस पर ये बर्तन लेके आऊँ, डेकोरेशन पीस लेके आऊँ, ये साइकिल आई है इस पर वगैरह वगैरह। अब ये जो मामला था, अब इसमें जो है उससे भी लोग पूछ रहे होते हैं कि भैया आपके वो आउटलेट के, हमने आउटलेट विजिट करनी है। अब ये देखें, वो उसकी वो आउटलेट नहीं है, एक्सपोर्ट लेफ्टोवर वाले की भी आउटलेट नहीं है, वो सिर्फ ऑनलाइन चीज़ें सेल कर रहे हैं। अब यही साथ अगर वो अपनी आउटलेट भी बना लें, ऑनलाइन भी सेल करें, आउटलेट भी बना लें, तो उनकी जो कस्टमर की रीच है वो ज़्यादा हो जाएगी, और अपनी चैनल की बेस पे भी खुद को वो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे बाकियों से। पीपल, लोग बहुत मैटर करते हैं। लोग बहुत मैटर करते हैं कि अपने आप को आपको डिफ्रेंशिएट करना है बाकियों से, डिफ्रेंशिएट करने में। आप लोग अक्सर जो है वो देखते होंगे, आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जो है वो लाइव कुकिंग, इंटरनेट पे, फेसबुक पे या सब सोशल मीडिया पे लाइव कुकिंग वाला एक वो होते हैं कि जहाँ पे कस्टमर्स ने बैठे खाना खाना है, तो उनके सामने ही जो है वो एक जो शेफ़ है वो साथ खाना भी बना रहा था, साथ तमाशे भी कर रहा होता है। यानी कि वो तमाशे का कह रहा है कि अंडा कभी ऊपर फेंका, कभी उसको घुमाया, ऐसे किया वगैरह वगैरह। अब वो जो शेफ़ है वो ट्रेंड है, वो सिर्फ अच्छा खाना बनाने में ट्रेंड नहीं है, वो जो इस तरह के साथ साथ जो इस तरह के जो गिग्स कर रहा है, जो करतब कर रहा है, वो उसके लिए भी उसको ट्रेनिंग दी गई है। अब एक होटल ऐसा जिसमें इस तरह का ट्रेंड शेफ है, दूसरे होटल में सिर्फ अच्छा खाना बनाने वाला बंदा है, तो कस्टमर किसको प्रेफर करेगा? कस्टमर ऑब्वियसली उसको प्रेफर करेगा जो जहाँ पे जो आप शेफ़ है वो इस तरह के जो दूसरे जो मामला हैं वो भी करने में ट्रेंड हो। तो आपके लिए जो लोग हैं, लोग भी आपके लिए
सोर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन हो सकते हैं। इसके अलावा अब आप देखते होंगे कि जब आप कटिंग करवाने जाते हैं लड़के, तो वहाँ पे देखते हैं कि वो चाहे बाल काटने वाले 10-15 लोग हैं वहाँ पे, या 6-7 लोग हैं, लेकिन जो वहाँ का जो उनका बेसिकली 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पे उस्ताद माने जाते हैं। लोग बैठे वेट कर रहे होते हैं कि यार ये बंदा फारग होगा तो मैंने इससे कटिंग करवानी है, ठीक है। बाकी चाहे वो और जो बाकी जो हजाम है वो फ्री भी बैठे होंगे, उनसे नहीं करवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जी मुझे फलां जो बंदा उसी से करवाने का मज़ा आता है। अब क्या है, वो बंदा जो है वो बंदा आपके लिए सोर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन हो सकता है उस जो है सैलून के लिए। क्यों? क्योंकि लोग जो है उससे ज़्यादा कटिंग करवाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपर्ट है। आपके जो पीपल है, आपके जो लोग हैं, वो जो आपके लिए सोर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन हो सकते हैं। और आपका जो ब्रांड इमेज है, ब्रांड इमेज भी आपके लिए डिफ्रेंशिएशन का सोर्स हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? अब गाड़ियाँ सब बनाते हैं, गाड़ी बनाने वाली काफ़ी सारी कंपनीज हैं, टोयोटा है, होंडा है, डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो आपके करते हैं आपके लिए डिफरेंट गाड़ियाँ बनाती हैं कंपनीज। लेकिन जब बात आती है मर्सिडीज़ पे, BMW पे, तो उनकी परफॉर्मेंस के साथ साथ उनका जो ब्रांड इमेज है, वो ब्रांड इमेज भी बहुत मैटर करता है उनके लिए। क्योंकि आमतौर पे जो है BMW से या मर्सिडीज़ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई ये एलीट क्लास के लिए ये वाली प्रोडक्ट्स हैं। इनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी कि जो गाड़ी है एलीट क्लास के लिए है। BMW जो है वो एलीट क्लास, उसमें भी जो स्पोर्ट्स का शौक रखते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। आपका जो ब्रांड इमेज है, ब्रांड इमेज भी आपके लिए सोर्स ऑफ डिफरेंशिएशन हो सकता है। चूजिंग द राइट कंपैरेटिव एडवांटेज, a difference is worth established to extent that it satisfy the following criteria। कौन सा कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो आपने कम्युनिकेट करना है, उसमें देखना कि ये वाले फैक्टर्स होंगे तो भी आपको उसको कम्युनिकेट करना चाहिए। जैसे पानी में टैंकी वाली एग्जांपल दे रहा था ना, अब देखना कि जी वो होता है कि जिन्हें उसको नहीं करना, जिन जिनको करना है तो कौन सा क्राइटेरिया मीट करेंगे तो फिर हमें उनको कम्युनिकेट करना चाहिए। सबसे पहला कि दैट कंपैरेटिव एडवांटेज मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, वो कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा था कि आपके पास पानी की कितने गैलन की कैपेसिटी है, कस्टमर को इससे सरोकारी नहीं है, तो उसलिए उस इम्पोर्टेंट वाला जो क्राइटेरिया इस पे वो आपका कंपैरेटिव एडवांटेज आपका फेल हो गया। हाँ, आपके पास जो है कमरों के अंदर एसीज वगैरह जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी की हैं या नहीं है, हाँ ये कस्टमर के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंपॉर्टेंस देखनी। इसके बाद डिस्टिंक्टिव, ऐसा कंपैरेटिव एडवांटेज होना चाहिए जो कि आपके कंपेटिटर्स के पास नहीं है या उतना अच्छा नहीं है जितना आपके पास है। तो जब तक डिस्टिंक्टिव नहीं होगा तो उस चीज़ को कैच करवाना आपके लिए उतना मुश्किल होता जाएगा। सुपीरियर, सिर्फ डिस्टिंक्टिव ना हो यानी कि दूसरों से डिफ्रेंशिएट ना हो, साथ साथ बाकियों से बेहतर भी होना चाहिए, सुपीरियर भी होना चाहिए बाकियों से। और सुपीरियर के बाद कम्युनिकेबल, कि वो कम्युनिकेट भी कर सकें, आप अपने कस्टमर्स को बता सकें भाई हमारे पास फलां चीज़ है, ये देखो ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। अब ऐसी चीज़ आपके पास जिसको आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ है जिसको आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो उसको अब जैसे मिसाल के तौर पे आप बनाते हैं फायर एक्सटिंग्विशर बनाते हैं, जो आग बुझाने के लिए आग लगे होते हैं ना, वो रेड से कलर की एक वो सिलेंडर सा होता है। अब उसके जो 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 मादा होता है जो आग बुझाने के लिए यूज़ होता है, उसके डिफरेंट उसके फार्मूलाज होते हैं। अब उसके फार्मूला जो है आम बंदे को नहीं पता कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हो रही हैं। आप कोई ऐसी चीज़ ले आए हैं, ऐसी चीज़ ले आए जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी आग बुझा देगा, तो वो जो फार्मूले के अंदर आपने जो चीज़ ऐड की है उसका कस्टमर को नहीं पता, लेकिन आप कस्टमर को कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते फिर आप वो, तो इस तरह की चीज़ को आपको खपने की ज़रूरत नहीं है। आप बता देंगे जी फॉर एग्जाम्पल हमने जो है ना इसमें NC3 एक नया केमिकल फार्मूला है, नया केमिकल एक एलिमेंट है वो हमने ऐड किया है, आप कस्टमर की जाने बुला भाई इसमें क्या चीज़ होती है, वो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे कस्टमर को। प्रियम्पटिव से मुराद होता है कि जी आप लोग उसको सिक्योर कर सकें, कॉपी ना कर सकें उसको इजीली। आपने कोई नई चीज़ बनाई मेहनत करके, तो आपका जो कंपैरेटर है वो उसको आराम से जो है ना वो कर ले, कॉपी कर ले, तो आपकी मेहनत तो ज़ाया जाएगी। ऐसा ऐसा कंपैरेटिव एडवांटेज बनाएं जिसको कॉपी करना इतना ईजी ना हो, और कस्टमर के लिए वो साथ साथ मेन टाइम अफोर्डेबल भी होना चाहिए, ठीक है। अफोर्डेबल नहीं होगा कस्टमर के लिए तो जितना भी इम्पोर्टेंट हो कस्टमर के लिए, जितना भी डिस्टिंक्टिव हो, सुपीरियर भी हो, जब कस्टमर के लिए अफोर्डेबल ही नहीं है वो चीज़, तो उसमें फिर जो है आपका वो कंपेटिटिव एडवांटेज आपका ज़ाया जाएगा। तो जो भी कंपेटिटिव एडवांटेज बनाए वो कस्टमर के लिए अफोर्डेबल भी होना चाहिए। ओके,
ये बाकी उसमें जो है ना, जो डिफ्रेंसिएशन थी प्रोडक्ट बेस वगैरह, ये वही चीज़ें जो सारी पहले बताई गई हैं। तो मैं इनमें से सिर्फ वो देख लेता हूँ जो चीज़ पहले अगर मैंने मेरे से स्किप हो गई है। परफॉर्मेंस की बात पहले हो गई थी, ये परफॉर्मेंस की बात हो गई है। इसमें प्रोडक्ट में उसकी पैकेजिंग वगैरह भी आ जाती है, उसमें उसके ऑप्शन जो है डिज़ाइन आ जाता है, स्टाइल आ जाता है, इनोवेटिव प्रोडक्ट कितनी इनोवेटिव है, इसमें कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, ये चीज़ भी इसके अंदर जो है ना आ जाती है। बाकी चीज़ें जो है मैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती थी पहले। सर्विस में सर्विस वाली चीज़ें भी अक्सर तो मैंने एक्सप्लेन करती थी। इसमें आपकी स्पीड आ जाती है। जैसे अब कोई ब्रांड नारवाल में पिज़्ज़ा बनाता है, पिज़्ज़े का टेस्ट है वो तो प्रोडक्ट से रेलिवेंट है। लेकिन आपने आजकल लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से घर में आप जो है ना वो सारे डिलीवर कर रहे हैं, तो कितनी देर में पिज़्ज़ा घर में डिलीवर हो जाता है, ये उनकी सर्विस में मैटर करता है। वो कहेंगे जी हम लोग 10 मिनट जो है ना आपके अंदर बिला वजह जिस तरह पाकिस्तानी करते हैं, 10 मिनट में आपके पास पहुँच रहे हैं। तो ये एक ह्यूमन माइंड आराम से एज्यूम कर सकते हैं कि 10 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा नए सिरे से तैयार होकर नहीं पहुंच सकता है। कम से कम जो है ना इसके लिए 45 से 50 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर 45 मिनट क्या है कि भी वो 2 घंटे लगा दें यहाँ तक पिज़्ज़ा आने में, तो अगर कोई घर में मिसाल के तौर पर मेहमान बैठे, मेहमान तो तब तक चले जाएंगे। ठीक है, आपकी ये जो स्पीड है सर्विस डिलीवरी की वो बहुत मैटर करती है। इस तरह आपके जो कोरियर सर्विसेज हैं, TCS है, इसके अलावा लेपर्ड है, और भी जो कोरियर सर्विसेज है वो कितनी देर में आपका जो पार्सल डिलीवर करते हैं। अब UMS है, लेपर्ड है, OCS है, TCS है, ये डिफरेंट कोरियर सर्विसेज हैं। अब TCS को क्यों जो है वो एज हासिल है बाकी के ऊपर, सारे के सारे जो कोरियर सर्विस है वो नेक्स्ट डे प्रोडक्ट्स को आपके पैकेजेस को डिलीवर कर देते हैं। लेकिन TCS जो है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 9-10 बजे 11 बजे आपका पैकेज डिलीवर कर देते हैं। लेपर्ड OCS जितने भी हैं वो दोपहर को या सेकंड टाइम 3-4 बजे जो है ना वो पैकेज जाकर डिलीवर करते हैं वो लोग। ठीक है, अब वो एक ऑफिस जो बंद हो जाए ना 3 बजे 4 बजे, ऑफिस बंद होने के बाद पैकेज डिलीवर होने का क्या फ़ायदा। वो TCS की कोशिश होती है कि जी मॉर्निंग टाइम में 9 बजे 10 बजे ऑफिस खुलने के बाद आपका पैकेज जो है वो डिलीवर हो जाए। अच्छा, अब इसमें जो सबसे लास्ट लाइन में उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है NB। NB से मुराद है, NB बेसिकली एक लैटिन वर्ड है लातीनी ज़ुबान का, उसको से मुराद है नोटा बीने, NOTA BENE, नोटा बेने। ठीक है, इसका जो इंग्लिश में मतलब है, इसका मतलब यह है कि ये चीज़ नोटेबल है, इसको नोट करिएगा। अच्छा, क्या चीज़ नोटेबल है? पीपल आर प्रिपेयर्ड टू पे फॉर प्रीमियम सर्विसेज, के लोग जो है प्रीमियम सर्विसेज लेने के लिए भी पे करते हैं। जैसे प्रीमियम सर्विस क्या हो सकती है कि जी हम आपके घर से आके पार्सल ले जाएंगे। जैसे TCS की एक सर्विस है ना, हाजिर, TCS हाजिर एक सर्विस है। वो कहते हैं कि जी आपको हमारे आउटलेट पे भी नहीं, ऑफिस में भी नहीं जाना पड़ेगा अपनी जो पार्सल देने के लिए, जो कि आपने कहीं और भेजना है, हम आपकी लोकेशन से आके ले जाएंगे। तो लोगों को इस चीज़ के लिए बाकायदा एक्स्ट्रा पे किया जाता है। इसके अलावा कंसल्टिंग सर्विसेज हैं। ठीक है, कि आपने AC परचेज़ किया, तो जो है ना AC पर आपको वो बता देंगे कि जो है ना AC की जो है ना ऑटो क्लीनिंग कैसे करते हैं, या कोई मशीन परचेज़ की आपने हैवी मशीन, तो उसकी जो मशीन सेल करने वाले जो लोग हैं वो आपको बाकायदा ट्रेन कर देंगे, आपके एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर देंगे भाई ये जो मशीन है इसको ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं। ये सर्विस सर्विसेज के अंदर आ जाएंगे। पीपल पीपल में जो मेजर चीज़ें थी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लोग आपके ट्रेंड होने चाहिए, अच्छे अखलाक से होने चाहिए, और ऐसे जो उनके अंदर ऐसे कोई ना कोई स्किल्स होने चाहिए उनके पास, जो कि आपके कंपेटिटर्स के एम्प्लॉयज़ के पास नहीं है। ओके, ये पर्सनल डिफ्रेंसिएशन नहीं है, पर्सोनल डिफ्रेंसिएशन है। पर्सोनल का मतलब होता है स्टाफ। ऐसी जो दो चीज़ें जो कि डिफ्रेंशिएट कर ऐसी चार चीज़ें जो कि डिफ्रेंशिएट करती हैं एक अच्छे एम्प्लॉय को और एक एवरेज एम्प्लॉय को, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। अब एक ऐसा जो होटल का वेटर है जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, उसकी प्रायोरिटी ये है कि मैं कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं, कस्टमर के प्रॉब्लम को प्रेफरेंस बेस पे सॉल्व करूं, कस्टमर को वेट ना करवाना पड़े, एक उसकी परफॉर्मेंस है। एक ऐसा बंदा है जिसके लिए कस्टमर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अपनी मस्ती में काम कर रहा है, वो ऐसा ऐसा आ रहा है जा रहा है, साथ साथ फ़ोन यूज़ कर रहा है। अब दोनों की जो आउटपुट है, दोनों के आउटपुट में फ़र्क होगा। क्यों? क्योंकि उनका जो एटीट्यूड का फ़र्क है, एक बंदे का एटीट्यूड एटीट्यूड पॉजिटिव है, दूसरे का एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। कॉम्पिटेंस कितनी है एम्प्लॉयज़ में, जो लोग हैं, जो स्टाफ है, वो कितना कॉम्पिटेंट है, उनको कितना काम करना आता है, और उसके साथ साथ वो कॉन्फिडेंट कितने हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है।
अब मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है वो नया नया आया है, या अब यहाँ पे पाकिस्तान में वो पहले कटिंग किया करता था, हजाम था वो, उसने सारा सीख लिया, उसने कटिंग करना सीख ली, लेकिन वो अभी रिसेंटली जी वो मिडल ईस्ट में चला गया, दुबई में, अबू धाबी में चला गया, वो लोगों की कटिंग करने, वहाँ पे उसने काम स्टार्ट किया। और वहाँ पे तो सारे अरबी लोग भी आते हैं कटिंग करवाने, वहाँ पे वो लोग भी आते हैं जो अच्छे जो है ना वो अच्छी वेल्थ रखते हैं। अब उनके जो है ना फिर नखरे भी उतने होते हैं, उनकी जो है रिक्वायरमेंट्स भी उस तरह की होती हैं, और वहाँ पे इस तरह की बातें सुन के अगर तो वो कंफ्यूज हो जाता है। कॉम्पिटेंट वो था लेकिन कंफ्यूज हो गया, तो उसका कॉन्फिडेंस उसको शेक कर गया, तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि कॉम्पिटेंस भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी चाहिए। उसके बाद आपका जो पैशनेट होना चाहिए, आपके जो स्टाफ पैशनेट होना चाहिए, किस चीज़ में पैशनेट होना चाहिए, ताकि वो कस्टमर्स की जो है ना वो रिजर्वेशन सुने, कस्टमर के ओपिनियन सुने, लर्न करे, सीखे और ग्रो करे, अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करे। और जो लास्ट पॉइंट है इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी किसी का जो है ना वो फ़ोन रह गया, किसी कस्टमर का, जाम की बात कर रहे थे, फ़ोन रह गया पकड़ के आराम से जेब में डाल ले, ऐसा ना करें। वो अगर कोई ऐसी रह भी गई है तो फ़ौरन जो है ना अपने मालिक को बताए, भाई ये जो है ना एक कस्टमर यहाँ पे आया था, उसकी चीज़ रह गई है, ये काइंडली उस तक पहुँचाते हैं वापस। इंटेग्रिटी होनी चाहिए। तो जिन लोगों में ये तो स्टाफ के हवाले से भी ओवरऑल भी, जिन लोगों में इंटेग्रिटी नहीं होती उनके दिलों में चोर होता है, जिनके दिलों में चोर होता है वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाते। वो इमेज डिफ्रेंसिएशन में जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। इमेज एक आधी चीज़ ये भी है कि जी अब कुछ ब्रांड्स का इमेज, जैसे वो आपको बताया था उसका BMW का, मर्सिडीज़ का, उनका जो ब्रांड इमेज है वो भी उनके लिए सोर्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन हो सकता है। इसके साथ जो है उनका जो रेड बुल है, अब रेड बुल जिस तरह के इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं, इससे पता लगता है कि रेड बुल एक ऐसा जो ब्रांड है, किसी को आप रेड बुल की प्रोडक्ट ना बताओ कि क्या प्रोडक्ट है, बस वो जिस तरह के इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं, लाइक जिस तरह कोई अगर कोई ड्रैग रेस है, या कोई स्टंट शो है, कोई स्कीइंग का कंपटीशन है, या ऐसा कोई भी जिनको रेड बुल स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनको सिर्फ वो वाले इवेंट्स दिखा दो, तो उसको देख के आइडिया हो जाएगा कि इट इज़ अ ब्रांड विच हैज़ समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी और पैशन और डेयरिंग। ठीक है, इससे मुराद है। तो आप वो देखें जब फिर बाद में रेड बुल देखते हैं तो यह जो एनर्जी ड्रिंक है, ठीक है, यूथ के लिए ड्रिंक है, आपका जो इमेज है ब्रांड इमेज वो भी बहुत मैटर करता है। ओके, अब इसके बाद जो है आपकी डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग, सिलेक्टिंग ओवरऑल स्ट्रेटजी, कि आपने हमने पहले ये देखा कि किस किस बेस पे हम लोग खुद को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम उन बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हुए हम लोग वैल्यू को क्या प्रपोज कर सकते हैं। वैल्यू वैल्यू का आपने पहले डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ कि वैल्यू क्या चीज़ होती है, कि वैल्यू जो प्रपोज कर रहे हैं उस वैल्यू प्रपोज करने के क्या 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 ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है मोर फॉर मोर, यानी कि ज़्यादा पैसे पे करें, आपको उससे भी ज़्यादा चीज़ मिलेगी। जैसे पहले जी हम एक चीज़ दे रहे थे आपको 1 किलो 70 रुपये में, अब आप हमें 100 रुपया दें, हम आपको 1.5 किलो देंगे। ठीक है, अब ये क्यों, मोर फॉर मोर, आपको चीज़ ज़्यादा पे करने से पैसे उससे भी ज़्यादा चीज़ मिलेगी। वैसे तो वो 105 रुपये की होनी चाहिए थी जो है ना 1.5 किलो चीज़, लेकिन 5 रुपये कम, यानी कि ज़्यादा पैसे पे करें आपको उससे भी ज़्यादा चीज़ जो है ना वो मिलेगी आपको। दूसरा ऑप्शन है मोर फॉर सेम, कि आप जो है ना ज़्यादा पैसे ना पे करें, जितने पहले पैसे पे कर रहे थे उतने ही पैसे पे करें। 70 रुपये में आपको पहले 1 किलो चीज़ मिल रही थी, अब आपको 70 रुपये के अंदर आपको जो है ना वो 1.5 किलो चीज़ मिलेगी, या आपको 70 रुपये के अंदर जो है ना वो 1.25 किलो चीज़ मिलेगी। आपको पैसे उतने ही है लेकिन आपको चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है। आपको सेम फॉर लेस, चीज़ आपको उतनी ही मिलेगी जितनी पहले मिल रही थी, लेकिन कम कीमत में मिलेगी। चीज़ उतनी ही मिलेगी जितनी आपको पहले मिल रही थी, लेकिन आपको कम कीमत में मिलेगी। पहले आपको जो है ना वो जो प्रोडक्ट मिल रही थी 70 रुपये किलो, अब आपको मिलेगी किलो, लेकिन 70 रुपये में नहीं, आपको आप 65 में मिलेगी आपको। ये है सेम फॉर लेस, लेस फॉर मच लेस। अब एक चीज़ हम आपको चीज़ पहले से कम देंगे लेकिन पैसे हम मज़ीद कम कर देंगे। अब एक 70 रुपये किलो है तो हाफ के जी वो 35 की होगी, हम आपको जो है ना हाफ के जी दे रहे हैं, लेकिन 35 की नहीं दे रहे हैं हम आपको 25 की दे रहे हैं। अब ये क्या हो, लेस फॉर मच लेस। और जो ये सबसे जो कस्टमर को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला जो ऑप्शन है वो है मोर फॉर लेस। उसमें ये आ जाता है कि प्रोडक्ट जो है आपको ज़्यादा मिल रही है लेकिन कीमत जो है पहले से भी कम है, यानी कि चीज़ आपको मिल रही है 1.5 किलो, लेकिन मिल रही है आपको कितने की, 60 रुपये की।
तो ये ऑप्शन जो है इसे करते हैं मोर फॉर लेस। ये सारे के सारे ऑप्शन में आप लोग वैल्यू प्रपोज कर रहे हैं। वैल्यू यानी कस्टमर को जो बेनिफिट है, बेनिफिट्स ओवर सेक्रीफाइस, वो आप लोग जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं। कहीं पे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं, कहीं पे कम पैसे चार्ज कर रहे हैं, कहीं पे सेम पैसे चार्ज कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली आपके जो वेरिएंट्स हैं क्वांटिटी के वो भी वेरी कर रहे हैं आपके। ये सारा वो चार्ट बना हुआ जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, चार्ट को देख लीजिएगा, वही चीज़ें जो मैंने भी बताई हैं सारी आपको। मोर फॉर लेस, अब इसमें ओके, मोर फॉर मोर, मार्केटिंग ऑफर, हाई एंड क्वालिटी, ये भी चीज़ें वही जो मैंने एक्सप्लेन की हैं। कि अब इसमें एक जो पॉइंट है एक्सप्लेन करने वाला, कि ये जो मोर फॉर मोर है इसमें इशू आ सकता है कि ये वल्नरेबल है। वल्नरेबल है कि इसके ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है, क्या इम्पैक्ट क्या चीज़ कर सकती है कि इसको कॉपी इजीली किया जा सकता है। आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया, आप सिर्फ क्वालिटी के ऊपर अगर जो है ना काम कर रहे हैं, तो ये काम तो आपका कंपेटिटर भी कर सकता है ये वाला काम। तो इस चीज़ के हिसाब से ये वल्नरेबल है ये वाली चीज़, ठीक है। और दे ऑफन इनवाइट्स इमिडिएटर हु क्लेम द सेम क्वालिटी बट एट लोअर प्राइस। ये एक बंदा जो आप मोर फॉर मोर कर रहे हैं कि आपका कंपेटिटर अगर थोड़ा बहुत तगड़ा है, आप ज़्यादा प्राइस पे वो उसको ज़्यादा क्वालिटी दे रहे हैं, अगर उसे थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम प्राइस पे आपका कंपेटिटर अगर वो चीज़ प्रोवाइड कर देता है, तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा यहाँ पे। और आपकी जो ये जो ऑफर है, आपकी जो वैल्यू प्रोपोजिशन है, इसके ऊपर इम्पैक्ट हो जाएगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। मोर फॉर सेम और द सेम फॉर लेस, लेस फॉर मच लेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ। Okay, a product's position is the way the product is defined by consumer on important attribute। वो चीज़ जो मैंने स्टार्ट में डिफाइन किया था कि पोजिशनिंग क्या है, कस्टमर आपके ब्रांड के बारे में क्या सोच रहा है, अपने कस्टमर के लिए जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है उसकी बेस पे। द प्लेस प्रोडक्ट ऑक्यूपाइज, ये चीज़ भी हम पहले कर चुके हैं। फर्म्स कंपैरेटिव एडवांटेज है प्रोडक्ट्स, इस प्रोडक्ट ठीक है। कंपैरेटिव एडवांटेज लो कॉस्ट हो सकते हैं, हाई क्वालिटी भी हो सकती है, ये चीज़ भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैं इनको स्किप करता जा रहा हूँ, जो चीज़ अगर कोई रह गई होगी तो मैं आपको बता दूंगा साथ ही में। प्रोडक्ट पोजिशनिंग सिंप्लीफाइंग बाइंग डिसीजन, आपकी जो प्रोडक्ट की पोजिशनिंग है कस्टमर के लिए बाइंग डिसीजन को सिंप्लीफाई कर देती है। कैसे सिंप्लीफाई करती है, उसको पता है कि जी अगर तो उसके जहन में आपका ब्रांड एक ऐसा ब्रांड है जो कि सस्ता ब्रांड है, और उसने कल को कुछ सस्ती चीज़ परचेज करनी तो डायरेक्टली आपके ब्रांड को परचेज कर लेगा। लेकिन अगर उसको उसके जहन में आपका ब्रांड एक सस्ता ब्रांड है, लेकिन उसने अगर महंगी चीज़ परचेज करनी तो आपको ब्रांड को आराम से वहाँ पे छोड़ के किसी और ब्रांड की तरफ चला जाएगा। कस्टमर के लिए जो बाइंग डिसीजन है उसको सिंप्लीफाई कर देता है। कंज्यूमर्स पोजीशन प्रोडक्ट विद और विदाउट द हेल्प ऑफ मार्केट्स, आपके जो मार्केटर्स, कि आपका एक पॉइंट ये भी है कि कस्टमर्स के लिए आपके ब्रांड के बारे में एक कोई ना कोई सर्टन इमेज रखना, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। वो मार्केटर्स उसके लिए एफर्ट ना भी करें, कस्टमर के माइंड में इमेज तब भी बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि उसने आपके ब्रांड की एडवर्टीजमेंट देखी होगी, या आपके ब्रांड को यूज़ किया होगा, या आपके ब्रांड के बारे में सुना होगा। तो आप मार्केटर चाहे एफर्ट करें या ना करें, कस्टमर के जहन में आपके ब्रांड के बारे में इमेज लाजमी बनेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने पोजिशनिंग के ऊपर काम करें, ताकि डिज़ायर्ड इमेज बने, जो इमेज आप चाह रहे हैं कस्टमर के माइंड में वही इमेज बने। मार्केटर्स डू नॉट वांट टू लीव द प्रोडक्ट पोजीशन टू चांस, यानी कि वही बात है कि जी आप इस चांस को ना छोड़ेंगे, कस्टमर खुद ही सोच लेगा, मेरे ब्रांड के बारे में नहीं सोचना है। आप कस्टमर की जो सोच है उसको खुद एम्बेड करें, उसको अंदर खुद चेंजिंग करें, खुद जो है अपनी मर्जी की सोच कस्टमर के जहन में डालें आप, ठीक है। ओके, द प्लान पोजीशन दैट विल गिव द प्रोडक्ट द ग्रेटेस्ट एडवांटेज, वही चीज़ कि जी आप मार्केटर्स को चाहिए कि अपने ब्रांड को इस तरीके से, अपने स्ट्रेटजीज को इस तरीके से फॉर्मुलेट करें कि वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो, ऐसी पोजीशनिंग होनी चाहिए। इस स्लाइड को छोड़ दें, इस स्लाइड में बंद ट्रीट भी कर दूंगा, इस स्लाइड को छोड़ दें। ओके, अच्छा हम जिक्र कर रहे थे पोजीशनल स्ट्रेटजी यूज एसोसिएशंस टू चेंज कंज्यूमर्स परसेप्शन, कि आप जो है जो मार्केटर्स हैं वो एसोसिएशंस को, कनेक्शंस को यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, अपने ब्रांड की जो कस्टमर के जहन में परसेप्शन है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। पहला जो एसोसिएशन वो क्या हो सकती है कि जो प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स आप लोग ऑफर कर रहे हैं, ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो गाड़ी जो हम सेल कर रहे हैं आपको वो जल्दी हीट अप नहीं होगी, उसकी जो एवरेज है वो एवरेज ज़्यादा है वगैरह वगैरह, इसमें फलां किस्म का इंजन यूज़ हो रहा है, वो एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं। और एट्रीब्यूट्स के बाद इसके जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ऑफर,
और द नीड दे विल पोजीशन मैनी प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इसमें ये आ जाता है कि जी एक ये टूथपेस्ट की एग्जांपल दी है कि हमारे टूथपेस्ट यूज़ करें। ये हमारी टूथपेस्ट जो है वो सिर्फ आपके दांत साफ नहीं करेगी, आपकी कैविटीज़ भी ख़त्म करेगी, जो मसूड़ों के मसूड़े ख़राब हो जाते हैं वो वाले भी आपकी चीज़ें ठीक कर देगी। यानी जो बेनिफिट्स ऑफर करते हैं उस बेस पे भी आप अपने ब्रांड को पोजीशन कर सकते हैं। यूजेज ओकेजन, किस बेस पे यूज़ की जाती है, किस बेस पे यूज़ की जाती है। जैसे अच्छा, अब इसमें जो है आप एग्जांपल ले सकते हैं कि एक ऐसा बैग है आपके लिए, कुछ बैग ऐसे हैं जो आप मीटिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। मीटिंग में आपने किसी और जाना है, शहर में जाना है, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी, कपड़े वगैरह सब कुछ उसके अंदर आ सकते हैं कि ऐसा बैग है। दूसरा बैग ऐसा है कि आपने किसी एडवेंचर के लिए जाना है, तो वहाँ पे आपको बैग के लिए बैग में रखने के लिए, शूज़ रखने के लिए भी जगह चाहिए होगी, कपड़े रखने के लिए भी जगह चाहिए होगी, कैप, पानी की बोतल, सारी चीज़ें रखने के लिए जगह चाहिए होगी। और ये दोनों बैग हैं, इनका जो इस्तेमाल के जो मौके हैं वो अलग अलग हैं। जो आपने एडवेंचर के लिए जाना है वो बैग और तरह का होगा, आपने किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए जाना है वो बैग और तरह का होगा। किस मौके पे आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, इस बेस पे भी पोजिशनिंग की जा सकती है। यूज़र, इस्तेमाल करने वाला कौन है। ठीक है, पहले था कि जी जॉनसन एंड जॉनसन, इसके बारे में की एग्जांपल दी हुई यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी इनकी प्रोडक्ट्स मिलती हैं। इसके लिए पहले इनके बारे में सोचा जाता था कि इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए होती हैं, लेकिन बाद में इन्होंने ऐसी जो प्रोडक्ट्स ही बनाई है, शैम्पू जो अडल्ट के लिए, या जो है उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को रीपोजिशन किया कस्टमर के माइंड में कि हम सिर्फ बच्चों के लिए चीज़ें नहीं बनाते, हम लोग बड़ों के लिए भी चीज़ें बनानी स्टार्ट कर दी हैं। एक्टिविटीज़ आफ्टर यूज टू सेल एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इसमें यह है कि जी आप किन जैसे रॉलेक्स की एग्जांपल दी हुई उन्होंने कि आपने हमारी प्रोडक्ट परचेज़ की है, रॉलेक्स ने हमारा वो ऐसा वाटर प्रूफ है, हमारी घड़ियाँ हैं रॉलेक्स की, कि आप लोग वो पहन के स्विमिंग भी कर सकते हैं। स्विमिंग के साथ साथ आप लोग सेलिंग भी कर सकते हैं। सेलिंग बोलते हैं पानी के अंदर वो जो करते हैं ना, वो लहरों के ऊपर वो इसमें तैरने वाले मामला भी आ जाते हैं। और इसके अलावा वो पानी के ऊपर वो एक सेलिंग बोर्ड होता है, बोर्ड के ऊपर वो शोग लगा रहे होते हैं। ठीक है, वो चीज़ें भी आ जाती है। पर्सनैलिटीज़, आप लोग अपने ब्रांड को एसोसिएट कर देते हैं किस चीज़ के साथ, डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ और पर्सनैलिटीज़ के साथ एसोसिएट कर देते हैं। जैसे नाइकी है, नाइकी ने अपने आप को, जो एक टाइगर वुड एक गोल्फ का प्लेयर था, उसके साथ एसोसिएट किया हुआ था। अब एरियल है, एरियल ने एक काफ़ी लंबे अरसे से अपने आप को एसोसिएट किया हुआ, वसीम अकरम के साथ एसोसिएट किया हुआ है। आप अपने ब्रांड को इस तरह की सेलिब्रिटीज़ के साथ भी एसोसिएट कर देते हैं, कस्टमर के माइंड को आप जो है ना वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोल्ड करने के लिए। ओरिजिन, प्रोडक्ट जो है बंदी कहाँ पे है। एक वर्ड यूज़ कर, आप लोग इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़े हैं मेरे ख्याल से, अभी मैडम अमीमा आपको पढ़ा रही हैं, उन्होंने शायद आपको एक टर्म पढ़ाई हो, कंट्री ऑफ ओरिजिन। कंट्री ऑफ ओरिजिन होता है कि आपकी प्रोडक्ट बनी कहाँ पे है, किस मुल्क की बनी हुई, किस जगह की बनी हुई प्रोडक्ट है। ये चीज़ भी कस्टमर के माइंड के ऊपर इम्पैक्ट करती है। जैसे अब मोबाइल फ़ोन है जी, चाइना का फ़ोन है। अब ये इतना अच्छा आमतौर पे जो है ना इमेज पहले नहीं, अब तो शायद कुछ बेहतर हो गया हो, लेकिन आज से कुछ 3-4 साल पहले चाइना का फ़ोन है जी, ये नहीं अच्छा होगा, साथ ही जहन में ये आता था। लेकिन जी ये फ़ोन है जी अमेरिका में बना हुआ है, ये लाजमी अच्छा होगा। यानी कि प्रोडक्ट कहाँ पे बनी है, उसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन भी कस्टमर के माइंड को इम्पैक्ट करते हैं। ओके, अदर ब्रांड्स आ जाते हैं कि जी आप अपने आप को दूसरे ब्रांड्स के साथ जब कंपेयर करते हैं, आप लोग वो देखते होंगे कि डिटर्जेंट्स के ऐड आ रहे होते हैं। एक तरफ अपना कहते हैं जी हमारा साबन, हमारा डिटर्जेंट सॉरी, और दूसरी तरफ वो कहते हैं जी कोई भी महंगा पाउडर। जो महंगा पाउडर में उन्होंने ब्लर तो किया होता है, लेकिन नीचे नज़र आ रहा होता है बड़े आसानी से कि नीचे वो सर्फ एक्सेल दिखाया हुआ है या एरियल दिखाया हुआ है, कौन सा दिखाया हुआ है। आप अब जिस ब्रांड को अपना कंपेटिटर शो करते हैं, उस बेस पे आपकी पोजीशनिंग बनती है। उस बेस पे भी आपकी पोजीशनिंग बनती है कि आप अपने ब्रांड के साथ जो है ना किसको अपने आप को रिलेट कर रहे हैं। अब वही जो है अपने जो ब्रांड है, कोई एरियल है फॉर एग्जांपल, वो अपने आप को बोनस से कंपेयर नहीं करेगा, क्योंकि बोनस एक निचले उसे एक बाद वाली कैटर का एक डिटर्जेंट है। वो आपको एरियल अपने आप को कंपेयर करेगा, सर्फ एक्सेल से कंपेयर करेगा, या इस तरह की जो ऊपर वाली कैटर के जो डिटर्जेंट है उनके साथ खुद को कंपेयर करेगा। ठीक है, अब इसमें जो है कंपेटिटर्स में भी आ जाती हैं चीज़ें कि आप जो कंपेटिटर चूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं पहले। और प्रोडक्ट क्लास, ठीक है, कि आपकी प्रोडक्ट किस क्लास से बिलोंग करती है। जैसे अब कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं कि अपने आप को सस्ता दिखाते हैं कि हम भी सस्ते सस्ते लोगों के लिए, जो प्राइस पे कम्पीट करते हैं वो कहते हैं जी हम लोग मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लिए ब्रांड हैं। ऐसे ब्रांड जो कि अपने आप को हाई क्वालिटी के बेस पे कम्पीट करते हैं,
वो हम कहते हैं कि हम अपर मिडल या एलीट क्लास के लिए ब्रांड है। वो अपने एडवर्टीजमेंट में, प्रमोशन में भी जो लोअर क्लास है उसको शो ही नहीं करेंगे उसको वो। ओके, और इसके बाद है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। बल्कि इससे पहले टू सी एन एरियाज नेमली हाउ मैनी डिफरेंसेस टू प्रमोट, कि आपने देखना है कि जी आपने जो डिफरेंसेस थे, कितने डिफरेंसेस प्रमोट करने हैं आपने, जैसे कंपैरेटिव एडवांटेज जो है आपने कितने आपने प्रमोट करने हैं। उसमें भी उसका जो क्राइटेरिया ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो इम्पोर्टेंट हो, डिस्टिंक्टिव हो, प्रीएम्प्टिव हो, वो सारी की सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। वो सारी जहन में रख के फिर आपने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें प्रमोट करनी चाहिए अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज, और कौन से प्रमोट नहीं करने चाहिए। अब उसमें एक चीज़ है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी से बोलते हैं। यूएसपी इज द यूनिक प्रोडक्ट बेनिफिट दैट अ फर्म अग्रेसिवली प्रमोट इन अ कंसिस्टेंट मैनर टू इट्स टारगेट मार्केट। आपके ब्रांड की कोई भी ऐसी ऑफर जिसको आप अग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं कस्टमर्स के सामने, क्यों? क्योंकि आपके ख्याल से वो एक ऐसी चीज़ है जो कि कस्टमर के लिए ज़रूरी है और कोई और कंपेटर उसको प्रोवाइड भी उतना अच्छा नहीं कर सकता जितना आप कर रहे हैं। तो उस फ्यूचर को, उस ऑफर को हम लोग बोलेंगे यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन कौन सी है आपकी। और यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन के साथ साथ नेक्स्ट एक चीज़ जो है उसके ऊपर काम करते हैं मार्केटर, वो है इमोशनल सेलिंग प्रोपोजिशन। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनका कोई फंक्शनैलिटी का मामला उनके अंदर जो है ना वो ताल्लुक नहीं है, इमोशनल टच उसके अंदर आता है। जैसे अब वो डाल्टा के ऐड आते हैं, जहाँ डाल्टा वहाँ ममता। अब वो ममता का यानी ममता का उस घी के साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन्होंने एक नॉन फंक्शनल यानी ममता एक नॉन फंक्शनल जो फीचर है या नॉन फंक्शनल एक फैक्टर है उसको साथ रिलेट कर लिया अपने ब्रांड के साथ, उसको बोलते हैं इमोशनल सेलिंग प्रोपोजिशन। ओके, अब कुछ इश्यूज हैं, पिटफॉल्स हैं, कुछ इश्यूज हैं कि आप अपने ब्रांड को अगर अंडर पोजीशन करते हैं या ओवर पोजीशन करते हैं तो उनके कुछ इश्यूज हैं, वो भी इसमें हम देखते हैं। अंडर पोजिशनिंग इज एन एरर रेफरिंग टू फेलियर और पोजीशन ऑफ ब्रांड टू कंपनी, कि जितना अच्छा आप खुद को पोर्ट्रे कर सकते हैं, आपने अगर खुद को उतना अच्छा पोर्ट्रे नहीं किया तो इसका इशू ये आ सकता है कि जी कस्टमर आपके ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगा। दूसरी तरफ आ जाए ओवर पोजिशनिंग, कि आप जितने अच्छे हैं आपने उससे ज़्यादा अच्छा खुद को पोर्ट्रे कर दिया हुआ है, और आप कल को उतना अच्छा परफॉर्म जब नहीं करेंगे कस्टमर आपसे दोबारा परचेज नहीं करेगा। कंफ्यूज पोजिशनिंग आ जाएगी कि इट इज़ द एरर दैट लीव कंज्यूमर विद कंफ्यूज इमेज द कंपनी इट्स प्रोडक्ट और ब्रांड। जैसे आप एक तरफ कहते हैं कि जी हमने जो है ना वो देसी देसी हम जो है ना वो खाने प्रोवाइड, देसी माहौल में खाने प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब कस्टमर आपके होटल पे जाता है, आपके रेस्टोरेंट पे जाता है, वहाँ पे उसको देसी माहौल नजर नहीं आता। बाहर नाम आपने बड़ा कुछ देसी सा रखा है आपने, जैसे याराना ढाबा या ऐसा कुछ चीज़ जो है ना आपने इस तरह का नाम रखा है अपने ब्रांड का, लेकिन जब कस्टमर वहाँ पे चीज़ें परचेज करने गया तो वहाँ पे जाके देखा कि जो है ना वहाँ पे तो ना कोई चार पहिए हैं, वहाँ पे बड़े लग्जरी से सोफे पड़े हुए हैं, वहाँ पे म्यूजिक चल रहा है, इंग्लिश म्यूजिक चल रहा है, तो वहाँ पे आपकी जो पोजीशनिंग आपकी कस्टमर इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाएगा इस केस में। Implausible positioning, making claim that stretch the perception of the buyer too far to be believed। आप ऐसी जो है खुद को पोजीशनिंग कर लें कि कस्टमर उस पर यकीन ही ना करे। इम्प्लाजिबल से बना कि जी ऐसी ऐसी गैर यकीनी वाला जो है ना पोजीशन, गैर यकीनी वाला पोजीशनिंग। आप कह लेंगे जी अब जो गोरमेंट बेकर है दुनिया का बेस्ट बेकर्स, अगर वो अपने आप को गोरमेंट दुनिया का बेस्ट बेकर्स कहने लग जाए, उसका मतलब है कि जी ये ऐसा क्लेम है उनका जिसके ऊपर कस्टमर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि गोरमेंट से कई अच्छे जो बेकर्स हैं पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरह की पोजीशनिंग भी ना करें। इस तरह की पोजीशनिंग करेगा तो कस्टमर कहेगा यार ये झूठे लोग हैं, हमने इनसे प्रोडक्ट नहीं परचेज करनी है इनकी। ओके, विच डिफरेंस टू प्रमोट, ये मैं पहले बता चुका हूँ पिछली स्लाइड में आपको। अब इसमें कम्युनिकेबल स्पीड, हम एक बस रह गया था प्रॉफिटेबल वाला। प्रॉफिटेबल वाला शायद मैंने डिस्कस नहीं किया। मैंने प्रॉफिटेबल ये होना चाहिए कि जो सा भी आप डिफरेंस प्रमोट कर रहे हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज प्रमोट कर रहे हैं, वो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए। सिर्फ कस्टमर को फायदा नहीं होना चाहिए, कंपनी को भी फायदा होना चाहिए। ओके, communicate and delivering the chosen position. Once the firm choose a position, it must take strong step to deliver communicate desired position to target consumer. All the market mix effort must support position strategy। अच्छा, आपने जो भी पोजिशन स्ट्रेटजी, अच्छा आपने जो भी पोजिशनिंग, जो भी स्ट्रेटजी आपने जेन में बना ली, ठीक है, तो आपने अपना मार्केटिंग मिक्स भी अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करना है।
अगर आपने अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, पोजीशन कर रहे हो अच्छी क्वालिटी वाली चीज़, तो फिर आपको प्राइस भी अकॉर्डिंगली थोड़ी सी हाई भी रख लेंगे तो कोई मसला नहीं है। अगर आप खुद को प्रमोट कर रहे हो सस्ता, कि हमारा ब्रांड सस्ता है, तो क्वालिटी के ऊपर थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर लोगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको कि हमारी क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी है और आप सस्ती भी बेच रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं दो नंबर ही है। या तो आप बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो या कोई हिडन चार्जेस आपने रखे जो आप उससे बाद में चार्ज करोगे। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि जो पोजीशन स्ट्रेटेजी हो, अपना मार्केटिंग मिक्स भी अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करें आप। पोजीशनिंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दैट स्टेट्स द प्रोडक्ट्स मेंबरशिप इन कैटेगरी दैट शो इट्स पॉइंट ऑफ डिफरेंस। बेसिकली इससे मुराद ये है कि पोजीशन स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट जो कि आपकी ओवरऑल पोजीशनिंग को बताती है कि आप क्या चाहते हैं, कस्टमर आपके ब्रांड के बारे में क्या सोचे। जैसे कैसे ये हम एक ऐसे ब्रांड हैं जो कि आपके एमरजेंसी सर्विसेज में आपको जो है आपको हेल्प आउट करेगी, या हम एक्सीडेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे रिकवरी सर्विसेज होती हैं, रोड के ऊपर देखते हैं वहाँ पे उन्होंने जगह जो जीटी रोड पर ट्रैवल करें ना, लिख के लगाया हुआ है कि आपकी अल्लाह ना करे गाड़ी की एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो आप इस नंबर पे कॉल करें, हम आपको जो है वो फर्स्ट एंड रेस्क्यू सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये इससे मुराद पता लग रहा है कि ऐसा ब्रांड है जो कि सिर्फ एमरजेंसी के केस में इस्तेमाल करने वाला ब्रांड है। रेगुलर जो हालात हैं उनमें इन ब्रांड को यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिर्फ एक्सीडेंट्स वगैरह के लिए ये वाला जो ब्रांड है हमारे काम आएगा। पोजिशनिंग मैप की मैं डायग्राम में जाता हूँ, फिर आपको वहाँ से पता लग जाएगा। शोज कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ द ब्रांड वर्सेस कंपीटिंग ब्रांड ऑन इंपॉर्टेंट बाइंग डायमेंशंस। और जो बाइंग डायमेंशंस हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? प्राइस एंड ओरिएंटेशन। अच्छा, अब ये एक एक्सिस पे आपको प्राइस नज़र आ रही है और दूसरी एक्सिस पे आपको इसकी दूसरी ओरिएंटेशन या उसके कंपीटिंग वेरिएबल नज़र आ रहे हैं आपकी वर्टिकल एक्सिस पे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्राइस है। अब ये बेसिकली परसेप्शुअल मैप एक शैम्पू का है। अब देखें, एक तरफ प्राइस है, दूसरी तरफ उसमें वाइटामिन्स हैं कि कितने वाइटामिन कितने हैं। अब इसमें आपके पास आप लो प्राइस, ठीक है, और वाइटामिन एनरिच, यानी कि ज़्यादा वाइटामिन लो प्राइस पे भी आप लोग काम कर सकते हैं, ज़्यादा वाइटामिन हाई प्राइस के ऊपर भी काम कर सकते हैं, कम प्राइस और नो वाइटामिन पे भी काम कर सकते हैं, और ज़्यादा प्राइस और नो वाइटामिन पे भी काम कर सकते हैं। अब इसमें ये जो ABCD ये सारा जो बताया हुआ है, ये सारे के सारे बताए हुए हैं इनके जो है ये कंपेरिजर्स बताए हुए हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पे नहीं भी लिखा हुआ कि ये अल्फ़ाबेट्स नहीं भी लिखे हुए, सारे के सारे कंपेरिजर्स हैं। अब कोई एक बंदा जो A है, आप A की तरफ देखें, ये लो प्राइस की तरफ ज़्यादा, इसकी जो डायमेंशंस हैं कि प्राइस बिल्कुल कम है इसकी, और वाइटामिन इसमें बिल्कुल ज़ीरो नहीं है, ये बिल्कुल ज़ीरो से ऊपर है, यानी कि दरमियाने लेवल से कम ही है लेकिन बिल्कुल ज़ीरो नहीं है। दूसरी तरफ आप डी को देखें, डी ऐसा ब्रांड है जिसकी प्राइस भी मैक्सिमम है, ठीक है, और उसके अंदर वाइटामिन भी मैक्सिमम है, ये दूसरी एक्सट्रीम है। अब इस सारे सिनेरियो में आप लोग देखें, ये एक एरो से हाईलाइट भी किया हुआ आइडियल ब्रांड एंड मार्केट अपॉर्चुनिटी वाला ये हाईलाइट किया हुआ। अब ये सबसे ज़्यादा ऐसा ब्रांड है जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा और कंपनी के लिए भी जो है ना वो ठीक है। वो ये है कि इसमें वाइटामिन मैक्सिमम है, ये जो पर्पल्स है वाइटामिन मैक्सिमम है, लेकिन इसमें प्राइस इसकी मैक्सिमम नहीं है, प्राइस इसकी मीडियम से ज़्यादा है और हाई से कम है इसकी। ठीक है, यानी कि कस्टमर को प्राइस मैक्सिमम नहीं पे करनी पड़ेगी और कंपनी भी जो है एक रीजनेबल प्रॉफिट इस प्राइस पे रखते हुए कमा लेगी। इस केस में आपका ये जो है ये वाला जो ऑप्शन है आपके लिए वो मैक्सिमम सूट करेगा कंपनी को। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये लेक्चर याद रखा।